स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल के चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का वह अध्याय जहां से भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीय जीवन, सिटी लाइफ इनका नगर में था। वैज्ञानिक सोच, व्यापारिक बुद्धिमत्ता और सभ्य समाज व्यवस्था की शुरुआत दिखाई देती है। इन सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। यह कोई साधारण सभ्यता नहीं थी, यह वह सभ्यता थी जहां आज से लगभग 4500 साल पहले लोग पक्की ईंटों के घरों में पक्की ईंटों के घरों में सड़कें चौड़ी थी, नालियां ढकी हुई थी और व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे था। यहाँ लोथल से होते हुए अरब सागर, अरब सागर से होते हुए मेसोपोटामिया तक ये पानी के माध्यम से रास्ता था। और मोहनजोदड़ो स्थल मार्ग से होते हुए, बेलन दर्रा के होते हुए, ईरानी पठार से होते हुए मेसोपोटामिया तक दो रास्ते से ये लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल का व्यापार करते थे, वो भी 5000 साल पहले। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हम जानेंगे कि सभ्यता कहाँ थी, लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, किनकी पूजा करते थे और शहर का इतना हाई लेवल शहर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। आइए देखते हैं कि विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं का देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनका क्षेत्र कहाँ था? इराक। ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे पाया गया। दूसरा था मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यताएं मिस्र में, जो नील नदी की प्रधान माना जाता है। तीसरा है चीनी सभ्यता, जो चीन में हांगो नदी या पीली नदी के किनारे बसा था। और ग्रीक सभ्यता, जो यूनान क्षेत्र में था। और रोम की सभ्यता, रोम इटली क्षेत्र में, जो टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है, वहां पर इन सभ्यताओं को पनपा। इन सभ्यताओं में जो सबसे बड़ी सभ्यता थी, ये थी यहाँ पर, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, इनका कालक्रम को देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या कह रहा है इनका। तो आइए, पूर्व हड़प्पा काल। हड़प्पा काल कब से कब था? तो 3300 से 2600 बीसी पूर्व हड़प्पा काल कहा जाता है। उस समय में ग्रामीण से शहर की ओर संक्रमण लोग कर रहे थे। छोटे छोटे कस्बों का निर्माण हो रहा था, छोटे छोटे नगरों में लोग बदल रहे थे। परिपक्व हड़प्पा काल यह 2600 से 1900 बीसी के बीच में माना जाता है। इस समय नगर योजना अपने पीक लेवल पे था। व्यापार, मानकीकरण, ये सब बहुत ही टॉप लेवल पर था। और जो छोटे छोटे बस्ती बने पूर्व हड़प्पा काल में, वो अब नगर का रूप ले लिया था। नगर के रूप में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, ये सब एकदम डेवलप्ड, सुनियोजित, व्यवस्थित शहर बन चुका था परिपक्व हड़प्पा काल में। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 बीसी के बीच में ये इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, शहर का पतन हो गया। शहर से लोग गांव की तरफ जाने लगे थे, ग्रामीण विस्तार ज्यादा हो गया था। शहर का स्वरूप धीरे धीरे कमजोर होने लगा, छोटी बस्तियां फिर से बनने लगे। आइए इनके खोज के बारे में देखते हैं कि हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। वर्ष 1921 में खोजा गया और यह पहला खोजा गया स्थल था। इसे जो पहला खोजा गया था हड़प्पा, तो इन्हीं के नाम पर इनको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदारो की खोज रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदारो में महान स्नानागार पाया जाता है। ठीक है, इनको आइए इमेज से देखते हैं। ये है महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। इनका खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने
1922 ईस्वी में। और पहला खोजा गया जो स्थल था कौन? ये था हड़प्पा, इसीलिए इनको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं, भौगोलिक विस्तार, ये कहां से कहां तक फैला था? आइए इन सभी चीज को हम लोग मैप पे देखते हैं, मैप से ज्यादा मेमोराइजेशन रहेगा। उत्तर से शुरू करते हैं, तो उत्तर में जो सबसे उत्तरी स्थल था ये क्या था? मांदा, जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये चिनाब नदी पर स्थित है। और सबसे पूरब में आलमगीर, जो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ है? तो सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और यह अपने समकालीन जो सभ्यताएं चल रही थी, जैसे कि इराक में मेसोपोटामिया और नील नील नदी क्षेत्र मिस्र की सभ्यताएं थी, तो ये सब जो सभ्यताएं चल रही थी, उन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे ज्यादा बड़ा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आइए इनके इंपोर्टेंस साइट्स को देखते हैं। स्थल और वर्तमान क्षेत्र इसका कौन है, और इसका प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। मान हड़प्पा, हड़प्पा में जो सबसे बड़ा अन्नागार, अन्नागार ग्रेनरी पाया गया। हड़प्पा का स्थल कहाँ पड़ता है वर्तमान में? ये पाकिस्तान में है। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाया जाता है। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो कहाँ है? पाकिस्तान में। और डॉकयार्ड, डॉकयार्ड गुजरात में लोथल नदी, लोथल में जो पाया जाता है, ये डॉकयार्ड लोथल में पाया गया है। और कालीबंगन, कालीबंगन में क्या फेमस है? तो जुते हुए खेत, प्लॉटेड फील्ड और अग्निकुंड कालीबंगन में पाया गया। कालीबंगन का लोकेशन राजस्थान में है। इन सभी चीज को आइए मैप पर भी देख लेते हैं, मैप मेमोराइजेशन करते हैं। तो हड़प्पा, हड़प्पा का रीजन पाकिस्तान में, देखिए ये पाकिस्तान में जो ग्रीनरी के लिए फेमस था। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में ग्रेट बाथ के लिए फेमस था। और कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में, कालीबंगन का लोकेशन आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान में है। और लोथल, लोथल को देखिए गुजरात में, गुजरात में जो अपने डॉकयार्ड बंदरगाह के लिए काफी फेमस है। आइए इनका टाउन प्लानिंग कैसा कैसा था, इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ये लोग टाउन बनाए थे, कितनी हाई लेवल की व्यवस्था थी। स्थल, तो देखिए धौलावीरा, धौलावीरा में वाटर रिजर्वेयर, धौलावीरा में क्या था? वाटर रिजर्वेयर बना था। और राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा इंडियन जो साइट मिला है, भारतीय साइट्स, ये राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। और प्री हड़प्पा रिमेन्स कहाँ पे पाया गया है? बनवाली में, जो हरियाणा में पड़ता है। और बीड मेकिंग, मनके बनाने की फैक्ट्री चन्हुदारो, जो पाकिस्तान में है। आइए इन सभी को मैप पर भी एक बार देख लेते हैं कि राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का लोकेशन कहाँ पे है? हरियाणा में, लार्जेस्ट इंडियन साइट्स के साथ में। और बनवाली, बनवाली भी हरियाणा में, जो प्री हड़प्पन रिमेन्स, जो पूर्व हड़प्पन का जो अवशेष था, ये यहाँ बनवाली में पाया गया है। चन्हुदारो ये पाकिस्तान में है। बीड मेकिंग फैक्ट्री के लिए, मनके बनाने के लिए ये काफी फेमस है। और धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ जल प्रबंधन की बहुत हाई लेवल की डेवलप प्रणाली थी। इनका सेपरेट सीवेज सिस्टम था, ठीक है। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। आप लोग माइंड मैप करते चलिए। नेक्स्ट, अर्बन प्लानिंग, इसका टाउन प्लानिंग, नगर योजना किस प्रकार था? तो आइए इनको पहले मैप से ही हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। नगर प्लानिंग कैसा? सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन योजना थी। अभी भी लोग इनसे
सीख ले सकते हैं कि इनका जो 5000 साल पहले 5000 साल पहले इस प्रकार की डेवलप व्यवस्था थी। इनका जो सड़क जो चलती थी, काटती थी एक-दूसरे को, देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल 90 डिग्री एंगल ग्रिड पैटर्न पर इनको सड़क एक-दूसरे को काटती थी। ड्रेनेज सिस्टम नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ कैसा था? देखिए नाली बिल्कुल ढकी हुई थी, ठीक है? और प्रत्येक घर से जुड़ी हुई थी। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए पक्की ईंटों का अनुपात किस अनुपात में था? तो 1 अनुपात 2 अनुपात और 4 के अनुपात 1:2:4 के रेशियो में ये इनके ईंटों की अनुपात थी। और सिटाडेल और लोअर टाउन, तो देखिए यहाँ पर कैसे प्रकार के जो दुर्ग बने हुए थे, ये इसका प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र का इस प्रकार का इसमें दुर्ग बना हुआ था। यहाँ पर लोग जो सिटाडेल्स में रहते थे, वो प्रशासनिक लोग रहते थे, और जो सिटाडेल के बाहर रहते थे, उनको सामान्य जीवन, जैसे लोअर टाउन में ये लोग सामान्य आवासीय जीवन व्यतीत करते थे। सिटाडेल इस प्रकार का था, एकदम घेरा हुआ ऊँचा-सा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका वाटर मैनेजमेंट कैसा था। तो इसका वाटर मैनेजमेंट जो था, तो मल्टी स्टोरेज हाउस था इनका, बहुमंजिला मकान, आंगन और स्नान के घर के प्रमाण मिले हैं। ड्रेनेज सिस्टम, हर घर में जल से निकासी का जुड़ाव था, जो अभी भी हमारे समाज में नहीं हो पाया है। ये हमें सीख लेने की बात है कि 5000 साल पहले इन सभी की व्यवस्था थी। धौलावीरा, ये अपने जल संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और स्टेप रिजर्वेयर, जैसे कि देखिए बिल्कुल इस प्रकार से डाउन की तरफ आ रहा है। मोहनजोदारो, जो ग्रेट बाथ के लिए फेमस है। पक्की ईंटों से निर्मित मकान हुआ करते थे इनका, पक्की ईंटों से निर्मित मकान हुआ करते थे। हर घर की निकासी ढकी नालियाँ हुआ करती थी, जो मुख्य मुख्य सड़क से नाली में जाती थी। वर्षा के जल का संचय होता था। चलिए इनका इकोनॉमी कैसा था देखते हैं। इनका मुख्य फसल थी गेहूं, जौ, तिल, सरसों और कपास, इनका मुख्य फसल था। कपास उत्पादन में विश्व का प्रारंभिक प्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता को दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ था। पशुपालन में बैल, भैंस, भेड़ और बकरी का पशुपालन ये लोग करते थे। घोड़े के प्रमाण सीमित है, कम पूछा जाता है, ये बार-बार कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। गाय का महत्व, बाद में वैदिक संस्कृति में गाय बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया था, लेकिन उस समय उतना नहीं था। आइए इसको इमेज से देखते हैं। देखिए इसमें वहाँ पर गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, कपास, गाय का महत्व कम था, वैदिक संस्कृति में ज़्यादा हो गया था। घोड़े के प्रमाण सीमित मिले। आइए देखते हैं इसका ट्रेड के बारे में। ट्रेड एंड कॉमर्स, देखिए इनका जो ट्रेड था वो इंटरनेशनली लेवल पर ट्रेड करते थे लोग। और मोसोपोटामिया वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुहा। और एक्सपोर्ट में क्या करता था? तो एक्सपोर्ट में ये लोग कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे। बीड्स, जो मनके बनाता था, मनके था, उनको वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट में कॉपर, टीन और प्रेशियस स्टोन्स का ये लोग इंपोर्ट करते थे। मानकीकृत बांट था, स्टैंडर्डाइजेशन बांट था इसका, दशमलव प्रणाली के संकेत यहाँ से पाए जाते हैं। आइए समझते हैं मैप पर भी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इनके ये लोग को, जो मेसोपोटामिया वाले थे, इनको मेलुहा बोलते थे। और ये लोग 2 रास्ते से ट्रेड करते थे, जल के रास्ते से जो अरेबियन से होकर के मेसोपोटामिया तक जाती है, और एक स्थल की मार्ग से ये लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। इनके ट्रेड में जो देखिए एक्सपोर्ट किस क्या सब करते थे ये लोग, तो एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, बीड्स और आइवरी को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट कॉपर और टीन और प्रेशियस जो स्टोन्स हुआ करते थे, इनको ये लोग आयात करते थे। वेट मेजर में मानकीकृत बाट और दशमलव प्रणाली के संकेत मिले हैं। अरे सोसाइटी के बारे में देखते हैं, इनका समाज कैसा था? तो समाज वो संगठित वर्ग थे, ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी यहाँ पर। समाज संगठित और व्यवस्थित था। लोग भिन्न भिन्न कार्य में लगे थे, जैसे कि व्यापारी, कारीगर, किसान, निर्माण कर्मी इत्यादि
सभी लोग मिलकर नगरों का संचालन करते थे। नगरों का प्रमुख कोई एक नहीं होता था, सभी लोग मिल करके नगर का संचालन करते थे। नेचर अपेक्षाकृत समतावादी समाज था। कैसा था? समतावादी समाज था। बहुत अधिक धनिक गरीब का अंतर नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। मकानों का आकार लगभग एक जैसा था। कोई भव्य भव्य महल का जो साक्ष्य यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया। हर व्यक्ति को समान सुविधाएं मिलती थी। ये नहीं कि कोई डीएम है तो इनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल गया, ठीक है? कोई मुखिया है तो इनको बहुत ज़्यादा सुविधा दे दो, सब कुछ उन्हीं को दे दो, ठीक है? और यहाँ पर जो पब्लिक लोग हैं, ये लोग भूखे मरे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये सिंधु घाटी सभ्यता थी और समाज काफ़ी डेवलप था और समतावादी इलेगेटेरियन समाज था। जल निकासी और स्नानागार की काफ़ी उत्तम व्यवस्था थी। अर्बन कंडीशन कैसा था? नगर आधारित जीवन कैसा था इसका? तो योजनाबद्ध थी। नगर पक्की सड़कें था, उस समय भी पक्की सड़कें, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था और सार्वजनिक जो स्नानगार जो थे सार्वजनिक थे, कुएं आदि सार्वजनिक थे। लोग कृषि के साथ साथ व्यापार, शिल्प और उद्योग से भी जुड़े हुए थे। देखिए ये ग्रेट बात की इमेज दिखाई गई है। जो महिलाओं का स्थिति किस प्रकार का था? महिलाओं का महत्व काफी अच्छा था वहां पर। मदर गॉडेस को अनेक मूर्तियां मिली है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। घरेलू जीवन, धार्मिक कार्यों और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी भी जो अभी हम देखे हैं कि कुछ दिन पहले जो महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी। अभी तक, ठीक है, आज से मान लीजिए 50 साल पहले, 40 साल पहले समाज का महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ही खराब थी। वो घर से बाहर निकलना नहीं है, ठीक है? तो हमारे समाज को सिंधु घाटी सभ्यता से सीख लेनी चाहिए कि कि महिलाओं को समान अधिकार, समान वैल्यू देना चाहिए। साथ-साथ हमारा समाज अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है। महिलाएँ भी टॉपर्स बन रही है। नीट का टॉपर हो, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, एग्ज़ाम टॉपर हो, 10th का टॉपर हो, 12th का टॉपर हो, महिलाएँ सभी कुछ में आगे बढ़ रही है। आइए इनका मोनार्की के बारे में देखते हैं कि राज व्यवस्था और पैलेस का एविडेंस। तो पैलेस बताए कि कोई अलग से कोई राजाओं के लिए या किसी के लिए भवन नहीं था। नगर का संचालन सभी मिलके करते थे, ठीक है? और राजा का तो कोई साक्षी नहीं मिला है यहाँ पर। ये एक ऐसा सभ्यता था जहाँ पर कोई वॉर नहीं हुआ, कोई राजा नहीं हुए, लेकिन सभी कोई मिल करके पूरा वर्ल्ड को एक मोटिव देके गए हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं था, कोई राजा व्यवस्था नहीं था, कोई युद्ध नहीं हुआ, तो पर भी इतना डेवलप्ड, ये आश्चर्य की बात है। आइए समरी को देखते हैं कि हड़प्पाई समाज कैसा था? संगठित समाज था। संगठित समाज था, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, जो आगे चलकर हम देखेंगे कि महिलाओं को एकदम कांस्टेंट हो जाता है, कम उनको, जैसे देखिएगा आगे चल के उत्तर वैदिक काल में बहुत स्थिति धीरे-धीरे खराब हो जाएगी। आइए देखते हैं इनके रिलीजन्स को। मदर गॉडेस उर्वरता के रूप में इनको पूजा करता था। पशुपतिशील हुआ करते थे। शिव मोहर पर भगवान शिव का जो फोटो था वो अंकित था। वर्शिप पीपल के पूजा करता था हमारे पूर्वज। ऐसे ही कह सकते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस का लोग पीपल के पूजा करते थे और अभी भी देख रहे हैं कि हम लोग वृक्ष को पूजा करते हैं। एनिमल को भी पूजा करते हैं, जैसे बैल को, भैंस को, जो हम लोग बैल को स्पेशली पूजा करते हैं, गाय का पूजा करते हैं। कालीबंगन जो अग्निकुंड, मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं पाए गए हैं। मंदिरों के सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट प्रमाण नहीं पाया गया है। तो मदर गॉडेस उर्वरता की देवी, पशुपतिशील पर शिव के आरंभिक रूप से जोड़ा जाता है। ट्री पीपल के वृक्ष को पूजा करता था। अभी भी देखिए, अभी हाल ही में जो पूजा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ के पीछे, पीपल के नीचे में बैठ करके पूजा किया करते हैं। अग्निकुंड, देखिए अग्निकुंड किस प्रकार के था, इस प्रकार का डेवलप था उस समय में, ये बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं इनका स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट कैसा था? तो चित्रात्मक थी। कैसा था इनका स्क्रिप्ट नेचर? तो चित्रात्मक थी, जो अभी तक पठित नहीं हो पाया। इनमें लगभग 400 संकेत पाए गए हैं। 400
संकेत पाए गए, डिफरेंट 400 संकेत पाए गए। डायरेक्शन दाएं से बाएं की ओर थी, दाएं से बाएं की ओर थी। और उनका जो मुहरे मिट्टी की तख्तियां थी, ठीक है, इनका मिट्टी की तख्तियां थी। इनका मेजर प्रॉब्लम द्विभाषी अभिलेख नहीं मिले हैं, ठीक है, द्विभाषी अभिलेख नहीं मिले, केवल जो 400 जो संकेत था उसी से सब कुछ ये लोग लिखते थे, अपनी भाषाओं को वहां पर लिखते थे, परंतु अभी तक कुवैत में डेसिफर इसको नहीं कर पाया है। आइए देखते हैं इनके कला और शिल्प को। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कहाँ है, मोहनजोदारो में पाया गया था। ये कांस्य के बने थी। ब्रॉन्ज क्या चीज से बनता है, तो तांबा और टिन से ब्रॉन्ज का निर्माण होता है। तांबा और टिन दोनों के जो हार्डनेस से ज्यादा होता है ब्रॉन्ज, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिंधु घाटी कला का जो आर्ट था, इसका बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिखता है। देखिए उस समय भी लोग मतलब कि ऐसा डांसिंग गर्ल का इमेज क्रिएट कर पा रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है अभी के लिए, ठीक है। जो पेरिस्ट किंग था, जो पुरोहित राजा था, ठीक है, ये कहाँ पाया गया है, मोहनजोदारो में पाया गया है। इसका जो मूर्ति थी सैलखंड, ये स्टेटाइट से बनी होती थी। सील मटेरियल, स्टेटाइट मटेरियल्स, यूनिकॉर्न्स का प्रतीक। सिंधु संस्कृति की मुहरे सील स्टेटाइट पत्थर की बनी होती थी। यूनिकॉर्न मतलब देखिए ये जो है चित्र जो है इसका, ये है यूनिकॉर्न, सबसे अधिक प्रतीक इनके मुहरे पर मिला है। पोट्री तो लाल मृदभांड पर काले रंग की चित्रकारी, ये पेंटिंग्स पाया गया है। चनहुदारो में बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग मन के बनाने का जो फैक्ट्री चनहुदारो में, देखिए किस प्रकार का मन का, जो अभी भी देखते हैं कि जो थोड़ा सा डेवलप्ड फैमिली है, ये लोग इस प्रकार के अभी पहनते देखते होंगे हम लोग समाज में। चलिए आइए देखते हैं साइंस के इसके बारे में किस प्रकार का रहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए मेटलर्जी के बारे में, तो कॉपर और ब्रोंज का प्रयोग हुआ है, जैसे कि तांबे का व्यापक प्रयोग, जैसे कि औजार बनाना, हथियार बनाना, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए करता था। कांस्य तांबा और टिन से मिलकर प्रयोग होता था। कांस्य जो है कि इन दोनों के नेचर से, टिन और तांबा के नेचर से अधिक मजबूत होते हैं, इससे ये लोग बहुत सारा कार्य करते थे। मुख्य स्थल जो यहाँ का था, जैसे लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, चनहुदारो, ये मेटलर्जी में बहुत ही ज्यादा डेवलप थे। आयरन, आयरन का कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये बाद में जाकर के प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग स्केल देखते हैं कि सड़कों का जो जाल था, ये ग्रिड पैटर्न के फॉलो करते थे, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर ये एक दूसरे को काटता था। ईंटों का उपयोग 1:2:4 के रेशियो में हुआ करता था। उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, नालियां ढकी हुई थी, घर घर से जुड़ा हुआ था। कुएं, जलाशय, गृह स्नान घर, गोदाम, सभागार आदि का निर्माण मिला है, ठीक है। योजनाबद्ध नगर, न जल निकासी, कुएं, स्नानागार और अनाज भंडार मिले हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए मैथमेटिकल नॉलेज को देखते हैं कि मानकीकृत भार, जैसे कि पत्थर के बांट का प्रयोग, ठीक है। अभी कुछ समय तक मेरे दादी भी देखें कि पत्थर का जो एक आधा केजी, 1 केजी बना करके ये लोग बांट का प्रयोग करते थे। और इसका जो प्रमुख इकाई है, ये 1 2 4 8 16 32 64, इस प्रकार के माप को ये लोग इस्तेमाल करते थे। लंबाई मापने में ये लोग स्केल या मापदंड का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब का अवशेष तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए ये डेवलप कितनी बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी का लक्ष्य, जैसे जैसे देखिए निर्माण टेक्निक, पक्की ईंटों का उपयोग, जल प्रबंधन में देखिए नालियां किस प्रकार से बनी हुई है, कि देखिए कृषि उपकरण जैसे कि हल, कुदाल, ठीक है। पोल्यूटेड फील्ड, जैसे कि जुता हुआ जो खेत है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो कालीबंगान से। सिल्क फैक्ट्री कितनी हाई लेवल का था। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। सबसे विवादित विषय शासन संरचना स्पष्ट नहीं, ठीक है, कि यहाँ पर कोई अब तक कोई राजमहल या कोई किला या कोई शाही भवन नहीं मिला है, इसलिए यह तय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि शासन कैसा था, राजा था, परिषद था या कोई अन्य व्यवस्था,
जहाँ तक मुख्य रूप से दिखाया गया है, ऐसे जान सकते हैं कि सभी का जब घर परिवार एक ही जैसा था, एक ही जैसा घर था, कोई राजा का, कोई बहुत बड़ा महल का निर्माण नहीं हो पाया है, तो एक समझ सकते हैं कि सब एक समान रहते थे। सेंट्रलाइज स्टेट थ्योरी, ये किसने दिया था? जॉन मार्शल ने इसको केंद्रीकृत राज्य माना है। जॉन मार्शल ने इसे केंद्रीकृत राज्य माना है। इनके अनुसार मजबूत शासन और प्रशासनिक नियंत्रण था। ये जॉन मार्शल के अनुसार है। आधुनिक मत क्या है अभी? तो अब विद्वान मानते हैं कि कई नगरीय केंद्र थे। कई नगरीय केंद्र जैसे कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब नगरीय केंद्र थे। कोई राजधानी नहीं बल्कि कई शहर मिलकर सभ्यता का हिस्सा बने हुए थे। विशाल राजमहल यहाँ पर नहीं पाया गया है। सैन्य शक्ति का सीमित प्रमाण, क्योंकि उस समय देखबे किए कि कोई राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई बहुत बड़ा राजा का भवन या फिर कोई बात नहीं था। ये एक ऐसी खूबसूरत सभ्यता थी जहाँ पर बिना राजा का, बिना मार-पीट, युद्ध का मतलब कि सभ्यता था। शासन व्यवस्था शायद सामूहिक रूप था, सभी कोई मिल करके शासन में भाग लेते थे। कानून और व्यवस्था मजबूत लेकिन कैसा था? शांतिपूर्ण था। आइए इसके डिक्लाइंस को लेकर के देखते हैं कि पतन पतन कैसे-कैसे हुआ, इसके इसके प्रति विद्वानों का क्या-क्या मत है। तो ट्रांजिशन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन, जैसे आर्यनों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता कमजोर हुई और पतन हुआ। ये एक निष्कर्ष जो कौन दिए थे? मोर्टिमर व्हीलर ने दिए थे कि आर्यनों के आक्रमण से ये सभ्यता खत्म हुआ है। और दूसरा जो पतन का कारण बताया गया है, यह है बार-बार बाढ़ आने से शहरों, फसलों और इनके जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इकोलॉजिकल थ्योरी, जलवायु और नदी परिवर्तन। नदी परिवर्तन में बार-बार मार्ग बदलने से तो दिक्कत होते ही हैं। अभी देखिए हमारे जो बिहार में कोसी, जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाला नदी है, ये कितना ज़्यादा तबाही लाके खड़ा कर देता है। हँसता हुआ चेहरा को रुला देता है। घर परिवार नष्ट हो जाते हैं। और चौथा जो माना गया है, यह है भूकंप। टेक्टोनिक थ्योरी कारण में इसका भूकंप तो है ही, ये क्षणिक में बहुत ज़्यादा विनाश करने की शक्ति रखती है। यह भी एक कारण बताया गया है। और मॉडर्न व्यू ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये कि आर्यन ने उनको खत्म कर दिया, बाढ़ ही आकर खत्म कर दिया, या फिर जलवायु में परिवर्तन हो गया, या टेक्टोनिक थ्योरी। इनका कोई एक ही कारण जो है ऐसा नहीं बताया गया। जो आधुनिक मत है, अभी का जो मत है, ये एक कारण से उनको नहीं नष्ट हुआ है, ये कई कारणों से नष्ट हुआ है। जैसे कि आक्रमण से या फिर बाढ़ से, ये सभी को संयुक्त रूप से सभी ने उनको मारा है, सभी ने उसको विनष्ट डिक्लाइन का कारण है। आइए कंपैरिजन देखते हैं कि फीचर्स हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या-क्या कंपैरिजन है। तो देखिए, नेचर कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? तो हड़प्पा सभ्यता का नेचर अर्बन था, जबकि वैदिक सभ्यता जो बाद में सभ्यता आई, ये रूरल सभ्यता था। क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। इकोनॉमी आर्थिक कैसा था? तो ये ट्रेड बेस्ड थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता ट्रेड बेस्ड थे, लेकिन वैदिक सभ्यता कैसा था? एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया था। देख ही रहे थे कि उत्तर हड़प्पा काल में लोग गाँव की ओर शिफ्ट हो रहे थे। धीरे-धीरे शहर एकदम बस्तियाँ में बन रही थी। तो एग्रीकल्चर बेस्ड होना तो वास्तविकता है ही। मेटल कैसा था? तो यहाँ पे ब्रोंज था। ब्रोंज 2 टिन और तांबा को लेकर के बनता था। ये दोनों का जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि ब्रोंज एज का होने का, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों से ये बहुत मजबूत होता है ब्रोंज, ठीक है? तो इसको लेकर के शिकार करना, भाले बनाना, बर्तन बनाना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रहा है ब्रोंज, और ब्रोंज एज कहने का कारण भी है। और वैदिक काल में आयरन, वैदिक काल में जो मुख्य जो खेल खेला वो है आयरन। आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि कैसे मगध इतना बड़ा साम्राज्य बन गया। इसमें आयरन देखिएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्क्रिप्ट कैसा है? इसका स्क्रिप्ट कैसा है? तो अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं सका, डिसिफर नहीं कर सका है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता था, इसका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसा स्क्रिप्ट है, परंतु ये स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाया। लेकिन इसके बाद में जो सभ्यता आया, उसका कोई स्क्रिप्ट का प्रमाण नहीं मिलता है। इसका रिलीजन, धर्म कैसा है? तो मदर गॉडेस, मतलब कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मदर को अगर कोई देवता मानता है, कोई आदमी माँ को पूजा करता है, तो ये क्या है? ये वहाँ पर महिलाओं की काफ़ी अच्छी स्थिति होगी, जहाँ पर माताओं को पूजा किया जाता होगा। और यहाँ पर जो आकर के वैदिक काल में
नेचर को गॉड माना गया है, नेचर को गॉड माना गया है। आइए इतिहास लेखन के बारे में जानते हैं कि जॉन मार्शल ने क्या कहा है, तो विकसित नगरीय सभ्यता कहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जॉन मार्शल विकसित नगरीय सभ्यता कहा है। मोर्टिमर व्हीलर्स ने क्या कहा है, तो आर्य आक्रमण सिद्धांत इन्होंने दिए थे कि आर्य का आक्रमण हुआ तब जाकर के सिंधु सभ्यता का अंत हो गया, डेक्लाइन हो गया। डीडी कोसाम्बी ने क्या दिया था, आर्थिक आधार पर विश्लेषण थ्योरी डीडी कोसाम्बी ने दिए थे। और बहु कारण पतन सिद्धांत रोमिला थापर का है। बहु कारण पतन सिद्धांत जैसे कि इसका भूकंप से विनाश हो गया, आर्यन आक्रमण कर दिए, ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सब कारण सभी से मिल करके हुआ है। ये सिद्धांत का जो कौन सपोर्ट करते हैं, रोमिला थापर जी। रिसेंट आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, राखी गढ़ी में डीएनए स्टडीज किया गया और लोकल डेवलपमेंट जैसे राखी गढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है, ये एग्जाम फैक्ट है और भारत का सबसे बड़ी फैक्ट है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वो है जगह है। धौलावीरा ये जल प्रबंधन में काफी ज्यादा मतलब कि जल प्रबंधन करते थे, वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, वाटर का रिजर्वेशन करना और अपने जो वाटर नहीं हो उस समय जाके इसको यूज करना। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना कब, 2021 2021 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। आइए जो एग्जाम का बहुत ही टॉपर फैक्ट है इसको देख लेते हैं एकदम वन लाइन में। तो प्रथम खोज क्या हुआ, हड़प्पा, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। महान स्नानागार कहाँ पे है, मोहनजोदारो में। डॉकयार्ड लोथल में। जल प्रबंधन धौलावीरा। और सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखी गढ़ी। और मोसोपोटामिया में नाम क्या था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मोसोपोटामिया से व्यापार करते थे उस समय मेसोपोटामिया वाले क्या बोलते थे इनको, तो मेलुहा बोलते थे। और इसका लिपि क्या था, स्क्रिप्ट तो अपठित चित्रलिपि था, अपठित उस पढ़ नहीं पाया। लिपि की दिशा दाएं से, इधर से शुरुआत करो और इधर की तरफ लिखो, ठीक है। अभी कैसे चलता है, तो अभी चलता है बाएं से शुरुआत करो और दाएं की तरफ जाओ, ठीक है। कपास का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला, सिंधु सभ्यता में। कपास का प्रथम प्रमाण सिंधु सभ्यता में। चनहुदारो जो मनका उद्योग के लिए काफी फेमस है, बीड मेकिंग फैक्ट्री चनहुदरो में पाया गया है। लोहे का ज्ञान नहीं था। पक्की ईंटों का अनुपात कितना था, 1:2:4, 1:2:4। चलिए इसी के साथ लेक्चर अब समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा है दोस्तों, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और क्या सुधार हो सकता है ये भी बताइए। आइए, अगर लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे मनोबल बढ़ाइए, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, और फिगर के माध्यम से, मैप के माध्यम से, और समाज को वर्तमान समाज से जोड़ करके मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया है। धन्यवाद।